सुप्रीम कोर्ट ने बिल आखिर अपना तफसीली फैसला जारी कर दिया। 3 अप्रैल 2022 को गैर कानूनी गैर आईनी तौर पर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करवाए बगैर इसे मुस्तरद करते हुए डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के इजलास बर्खास्त करने के बाद फौरी तौर पर साबिक वजीर आजम इमरान खान पाकिस्तान टेलीविजन पर नमूदार हुए थे और ऐलान फरमाया कि इन्होंने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को असम्बली तहलील करने की समरी भेज दी है। तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाने के बाद वो सदर पाकिस्तान को असेंबली तहलील करने की समरी भेजने के मजाज नहीं थे, लेकिन इन्हें पहले से इल्म था कि डिप्टी स्पीकर क्या फैसला देने जा रहे हैं, लिहाजा इन्होंने समरी भी पहले ही तैयार कर रखी थी। और फिर चंद ही मिनट के अंदर टीवी पर खबरें चलना शुरू हो गईं कि सदर पाकिस्तान ने समरी मंजूर कर ली। वो चाहते तो इस पर 2 दिन तक गौर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि इस पर एक लम्हा भी जाया किया जाए। याद रहे कि डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली ने भी एक तहरीरी फैसला पढ़कर सुनाया था और इस फैसले पर दस्तखत भी इनके अपने नहीं बल्कि स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर के थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तफसीली फैसले में इन्हीं हकाइक को मद्देनजर रखते हुए इस फैसले को रद्द किया है, लेकिन जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने अपने इख्तलाफी नोट्स में उस वक्त के हुक्मरानों और खुसूसन सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान, स्पीकर कौमी असेंबली और डिप्टी स्पीकर को खूब खींचा है। और इस ज़िमन में सख्त तरीन अल्फाज जस्टिस मजहर आलम मियां खेल के हैं, जिन्होंने आर्टिकल 6 तक का जिक्र कर डाला है। ताहम इन्होंने इस हवाले से कोई हिदायत जारी नहीं की, महज ये लिखा है कि ये सब कुछ गैर आईनी था और जानते बूझते किया गया, जिसके बाद आर्टिकल 6 लगाना या ना लगाना बहरहाल पार्लियामान का ही फैसला होगा। लेकिन ये अल्फाज वाज़ेह करने के लिए काफ़ी हैं कि वो इस गैर आईनी इकदाम की नौयत को किस कदर संजीदा समझते हैं। ऐसा नहीं कि तफसीली फैसले में ज़्यादातर जजेस ने जो फैसला सुनाया इसमें साबिक तहरीक इंसाफ हुकूमत के हक में कुछ लिखा गया हो या इन्हें किसी भी जगह हक पर करार दिया गया हो। खास तौर पर साइफर के मामले पर तो वाज़ेह अल्फाज में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने लिखा है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से पाकिस्तान के अमेरिका में उस वक्त के सफीर की जानिब से लिखे गए मुरासले पर मजीद सख्त इकदामात की तजवीज़ ना देना इस अमर को वाज़ेह करता है कि इस हवाले से जो मवाद मौजूद था इसे गालिबन साजिश साबित करने के लिए नाकाफी समझा गया। यही वजह है कि 31 मार्च 2022 को पार्लियामानी कमेटी बराए नेशनल सिक्योरिटी और खुद हुकूमती बेंचेस पर बैठे तहरीक इंसाफ के अरकान ने इस पर कोई खास गर्मजोशी नहीं दिखाई। अलबत्ता तफसीली फैसले में कुछ मामलात पर साबका हुकूमती जमात के साथ नरमी बरती गई है। मसलन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जानिब से किए गए 3 गैर कानूनी इकदामात सामने रखे गए हैं। नंबर 1, अरकान की जानिब से तहरीरी मुतालबे के बावजूद स्पीकर की जानिब से 14 दिन के अंदर अंदर इजलास ना बुलाना। नंबर 2, डिप्टी स्पीकर का बैरूनी साजिश के मामले पर अपोजिशन जमातों को ना सुनना। और 3, डिप्टी स्पीकर की जानिब से इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करवाए बगैर इसे मुस्तरद करना। पहले मामले पर चीफ जस्टिस साहब लिखते हैं कि इजलास 14 दिन के अंदर तो नहीं बुलाया गया, लेकिन बिल आखिर बुला लिया गया, लिहाजा ये मसला एक तरफ रख दिया जाए। क्यों? इस हवाले से इन्होंने कोई कानूनी जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं की। इसी तरह डिप्टी स्पीकर की जानिब से हुकूमती जमात का यह मौकफ तस्लीम कर लेना कि अपोजिशन जमातों ने बैरूनी ताकतों की एमा पर तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई बराह रास्त गद्दारी का इल्जाम ही नहीं, बल्कि मुल्क के आला तरीन इदारे के कस्टोडियन की जानिब से इस इल्जाम पर फैसला सुनाने के मुतरादिफ था। अपोजिशन जमातों को इस हवाले से ना सुनना एक इंतहाई गैर इखलाकी हरकत थी। तहम तफसीली फैसले में कहा गया है कि इस हवाले से ये स्पीकर या इस केस में डिप्टी स्पीकर की सवाबदीद थी कि वो अपोजिशन अरकान की राय सुनना चाहें या ना सुनना चाहें। ताहम तीसरे मामले पर बात बिल्कुल वाज़ेह थी और यहां तफसीली फैसले में भी किसी किस्म की कोई गुंजाइश निकालना नामुमकिन था। वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के पास तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाने के बाद इस किस्म का कतन इख्तियार मौजूद नहीं कि वो राय शुमारी के बगैर इसे किसी भी बिना पर मुस्तरद कर सके। एक बार ये तहरीक पेश कर दी जाए तो इस पर वोटिंग करवाना ही होती है। मगर जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने कोई लगी लिपटी नहीं रखी। इनके फैसले में इन तमाम गैर कानूनी गैर आईनी इकदामात को भूल चूक नहीं करार दिया गया, बल्कि बाशगाफ अल्फाज में लिखा गया है कि यह सब कुछ एक मंसूबे के तहत किया गया। स्पीकर गैर हाजिर नहीं थे, वो ऐवान में मौजूद थे, तो फिर उन्होंने इजलास की कार्रवाई खुद क्यों नहीं चलाई? वो ये बताने से कासिर रहे। वो लिखते हैं, मैं बिला झिझक कह सकता हूं कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने आईनी अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी की। डिप्टी स्पीकर के पास उस रोज इजलास की कार्रवाई की सदारत करने का कोई इख्तियार नहीं था और ना ही वो वजीर आजम के खिलाफ पेश की गई तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करने का इख्तियार रखते थे। वो मजीद लिखते हैं कि डिप्टी स्पीकर का महज ये एक इकदाम ही इनकी जानिबदारी को साबित करने के लिए काफी है, जो कि मेरी नजर में स्पीकर के ओहदे के शाया निशान नहीं।
ان کا یہی اقدام ان کے فیصلے کو مسترد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد جسٹس مظہر عالم میاں خیل مزید سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آئین کے ابتدائی الفاظ میں اختیارات کا استعمال ایک مقدس امانت قرار دیا گیا ہے اور یہ اختیار محض عوام کے منتخب نمائندے ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ تاہم صدر، وزیر اعظم، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور وزیر قانون نے اس مقدس امانت میں خیانت کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر کے قرارداد کو مسترد کرنے سے لے کر صدر کے اسمبلی توڑنے تک تمام اقدامات معمول کی کارروائی نہیں تھے، بلکہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت آئین کے ساتھ ایک فراڈ کرتے ہوئے تحریک عدم اعتماد کو شکست دینے کے لیے اٹھائے گئے۔ وہ لکھتے ہیں، میری نظر میں آئین کے آرٹیکل 5 کو آئین کی خلاف ورزی کے لیے استعمال کیا گیا۔ تاہم یہ تمام اقدامات آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتے ہیں یا نہیں، اس کا فیصلہ پارلیمان پر چھوڑا جانا چاہیے کہ آیا وہ ایسے غیر آئینی اقدامات کے لیے مستقبل میں دروازہ کھلا رکھنا چاہتی ہے یا پھر ان کو مستقبل میں دہرائے جانے سے روکنے کے لیے اس حوالے سے کوئی ایکشن لیتی ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے بھی اپنے فیصلے میں اٹارنی جنرل کی اس درخواست کو آڑے ہاتھوں لیا ہے کہ چونکہ اب صدر نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، لہٰذا اب آپ بھی اس پر عمل درآمد ہونے دیجیے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا تو اب صدر نے کیا حکم جاری کیا اور انہیں کیا سمری موصول ہوئی، اس کی کوئی اہمیت ہی باقی نہیں رہتی۔ دوسرے یہ کہ اٹارنی جنرل کی یہ استدعا نظریہ ضرورت کے تحت کی گئی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس ملک نے پہلے ہی نظریہ ضرورت کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا ہے اور غیر آئینی قوتوں نے بار بار اسے استعمال کیا، جبکہ یہی عدالت اس کو قانونی جواز فراہم کرتی رہی، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، الٹا جمہوریت کو نقصان اٹھانا پڑا۔ عدالتوں کو ہر حال میں غیر آئینی اور غیر جمہوری اقدامات کی حوصلہ شکنی کرنا چاہیے۔ ملک میں ایسی کوئی غیر معمولی صورتحال نہیں تھی کہ جس سے ریاست کے وجود کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا۔ ایک شخص کی خواہشات کے احترام میں ملک میں نئے انتخابات کی کوئی راہ نکال لینا کسی پر لازم نہیں تھا۔ یہ فیصلہ پارلیمان کی مجموعی دانست پر ہی مبنی ہونا چاہیے۔ عدالت خود کو پارلیمان کے اختیارات تفویض نہیں کر سکتی۔